Diabetes in children or type 1 diabetes. It is also called as juvenile diabetes, insulin dependent diabetes mellitus, diabetes of young, or type 1 diabetes. Now the definition. It is a commonest chronic endocrine metabolic disorders. Endocrine means belonging to endocrine gland. Pancreas is a endocrine gland. और जब डायबिटीज़ में पैनक्रियास प्रॉपर इंसुलिन सिक्रीट नहीं करता तो एक एंडोक्राइनल डिसऑर्डर है. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मीन्स when abnormal clinical reaction in the body alter the normal metabolic process. Diabetes में metabolism of glucose is altered. So it is a endocrine metabolic disorders of childhood characterized by hyperglycemia as a cardinal biochemical feature. Hyperglycemia means increased blood sugar level caused by deficiency of insulin, which is mainly found in type 1 diabetes, or its action is found in type 2 diabetes. In type 2 diabetes, insulin is present but there is resistance to insulin, so there is deficiency of its action, manifested by abnormal metabolism of carbohydrate and to some extent the protein and fat metabolism. Now the classification. Classification of diabetes mellitus depends on the dependency and resistance to the insulin. Type 1 or insulin dependent diabetes. Number 1 is type 1 or insulin dependent. It is due to there is severe insulin deficiency due to destruction of beta cells. It is common in children. Type 2 or non-insulin dependent, it is also called NIDDM, due to insulin resistance with or without insulinopenia. मीन्स इंसुलिन का लेवल कम भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है, बट इंसुलिन के एक्शन को रेजिस्टेंस है, विच इज़ मेनली ड्यू टू फैट. It is common in adult. Third type of diabetes mellitus is secondary diabetes. It is due to drugs such as steroids, genetic disorders, pancreatic disorders, intrauterine infections, or other endocrinopathies like Cushing syndrome. Many children and adults may have impaired glucose tolerance without definitive evidence of DM, especially during डिस्ट्रेस में कई बार ग्लूकोज टॉलरेंस इम्पेयर हो जाता है, जैसे कि गेस्टेशनल डायबिटीज़. प्रेगनेंसी में इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस जो जिसमें डीएम तो डायबिटीज़ मेलाइटस तो नहीं है, लेकिन जो ग्लूकोज का टॉलरेंस है बॉडी में वो इम्पेयर्ड है, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया होगा. और जो ये इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है ये एक फ्यूचर रिस्क है डायबिटीज़ मेलाइटस का. इटियोपैथोजेनेसिस. प्रोग्रेसिव इसमें डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या है, इंसुलिन सिक्रेशन जो है कम होता जाता है, जिसकी वजह से ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, क्योंकि पैनक्रियाज के बीटा सेल जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, जब उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली इंसुलिन सिक्रेशन कम हो जाता है. इसमें 3 मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है. फर्स्ट इज़ ऑटो इम्यूनिटी. जिस पर्सन में डायबिटीज़ मेलाइटिस और टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस हो उसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ होती हैं, जैसे ये, और ऐसे पर्सन में और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे कि एडिसन डिजीज़ आदि का भी एसोसिएशन कई बार होता है. जेनेटिक डिफेक्ट जो मेनली
ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कॉम्प्लेक्स क्रोमोसोम नंबर 6 पे जो जीन्स हैं उनमें अगर डिफेक्ट्स आए तो ऑटो इम्यून जो एंटीबॉडीज़ हैं उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, और ऑटो इम्यूनिटी की वजह से ये वो बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज को डिस्ट्रॉय करते हैं और चांसेस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस इंक्रीज़ हो जाते हैं। नंबर 2 इज़ इनहेरेंट जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी। जिन पेशेंट में HLA-DQV जीन्स के 57 पोजीशन पे एस्पार्टिक एसिड एब्सेंट है, वो मोर प्रोन है, अप्रॉक्सीमेटली 100 टाइम मोर प्रोन है डायबिटीज़ मेलाइटिस, वो भी टाइप 1। और डायबिटीज़ मेलाइटिस में अगर किसी पर्सन में डायबिटीज़ मेलाइटिस है तो सिबलिंग में होने के चांसेस 2 to 7% है, और आइडेंटिकल ट्विन्स में 30 to 50%, क्योंकि जेनेटिक मेकअप सिमिलर है। और चांसेस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस इंक्रीज इफ़ द फादर इज़ already diabetic. Number 3 is trigger agent. Viral infection, stress, exposure to chemical toxin, ये सब एज ए ट्रिगरिंग एजेंट काम करते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस के। डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए ये क्या करते हैं, ये बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन करते हैं, या जो आइलेट सेल के ऊपर एंटीजन है उसको अनमास्क कर देते हैं, मतलब उसको प्रोन कर देते हैं ऑटो इम्यूनिटी के लिए। अब हम इंसुलिन के एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इंसुलिन क्या करता है, रिड्यूसिस ग्लूकोज को कम करने की कोशिश करता है। फर्स्ट रिड्यूसिस ग्लूकोज बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स ग्लूकोज का फॉर्मेशन अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, मतलब फैट एक्सेट्रा से ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होने देगा। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का कन्वर्शन ग्लूकोज में नहीं होने देगा। अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स, सेल्स के द्वारा जो ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा देगा, ना उसको बनने देगा, और जितना है उसको यूज़ करेगा तो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। दूसरा इनहिबिट्स फैट ब्रेकडाउन, ये फैट के ब्रेकडाउन को कम करता है और प्रोटीन के ब्रेकडाउन को कम करता है, ताकि ग्लूकोज प्रोडक्शन इन नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से भी कम से कम हो। इंडिविजुअल जिनमें नाउ पैथोफिजियोलॉजी, इंडिविजुअल्स जिनमें जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी हैं, अगर उनका लैक ऑफ एक्सपोजर टू ट्रिगर हो तो नो ऑटो इम्यूनिटी नो डायबिटीज़। अगर उनका ट्रिगर्स को एक्सपोजर हो तो ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, वो बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन करती है, जिसकी वजह से क्लिनिकल डायबिटीज़ हो जाता है। और कई बार ऑटो इम्यूनिटी भी बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन नहीं कर पाती, लेकिन उसका रीज़न क्लियर नहीं है किस वजह से नहीं कर पाती। अगर बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन नहीं हो पाया तो डायबिटीज़ नहीं होता है। जो क्लिनिकल डायबिटीज़ है, एक बार मैनेज करने के बाद इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर से बढ़ जाती है। जो ड्यूरेशन, जिस टाइम ड्यूरेशन के लिए इंसुलिन का रिक्वायरमेंट बॉडी में कम हो गया है, उसे हनीमून पीरियड कहते हैं। क्योंकि जो ये पीरियड है, इसमें जो आइलेट सेल्स हैं, वो कुछ जो बच्चे सेल्स हैं, वो जो बीटा सेल्स हैं, वो कुछ अमाउंट में इंसुलिन प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए जो एक्सटर्नली रिक्वायर्ड इंसुलिन है उसका अमाउंट कम हो जाता है, बट ये टेम्परेरी है। इंसुलिन अगर डेफिशिएंट है बॉडी में तो क्या हो जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल,
ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ होने से ऑस्मोटिक डायरेसिस हो जाता है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाने की वजह से जो यूरिन आउटपुट है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से पॉलीयूरिया हो जाता है, मतलब बार बार यूरिन पेशेंट पास आउट करेगा। यूरिन मल्टीपल टाइम जाने से डिहाइड्रेशन होगा बॉडी में, और डिहाइड्रेशन को कॉम्पनसेट करने के लिए पॉलीडिप्सिया मीन्स थर्स्ट ज़्यादा लगेगी। सेकेंड इज़ प्रोटियोलिसिस, प्रोटीन के ब्रेकडाउन की वजह से वेट लॉस होता है, और जिसकी वजह से पेशेंट जो है पॉलीफेजिया वार वार खाना शुरू कर देता है। दूसरा रीज़न पॉलीफेजिया का, क्योंकि ग्लाइकोसूरिया हो रहा है, यूरिन से ग्लूकोज निकल रहा है, वो एक रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो निकल रहा है, तो बॉडी में उसको कॉम्पनसेट करने के लिए पॉलीफेजिया मतलब हंगर बढ़ जाती है। थर्ड इज़ लाइपोलाइसिस, लिपिड के ब्रेकडाउन की वजह से बॉडी में फ्री फैटी एसिड बढ़ जाते हैं, और बॉडी में एसिटाइल कोएंजाइम ए का एक्यूमुलेशन हो जाता है, धीरे धीरे उसका डिग्रेडेशन कीटोन बॉडीज़ में हो जाता है, और कीटोन बॉडी से कीटोनीमिया मतलब ब्लड में कीटोन बॉडी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। ब्लड में बढ़ने के बाद यूरिन में भी बढ़ जाता है, और इसे ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस करता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस मीन्स कि बॉडी में जो ब्लड है वो एसिडिक, मतलब बॉडी में जो पीएच है वो एसिडिक हो जाती है। फोर्थ इज ग्लाइकोसूरिया, जब इंसुलिन लेवल लेस देन 20% ऑफ ओरिजिनल फॉल करता है, और जो हाइपरग्लाइसीमिया मोर देन 80 mg/dl से ज़्यादा हो जाता है, रीनल थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाता है, तो ऑस्मोटिक डायरेसिस हो जाता है, जिसकी वजह से पॉलीयूरिया, डिहाइड्रेशन, डिसइलेक्ट्रोलीमिया और पॉलीडिप्सिया हो जाता है। इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ काउंटर रेगुलेटिंग हार्मोन्स, इंसुलिन क्या करता है कि सेल्स के द्वारा ग्लूकोज के अपटेक को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से बॉडी में इंसुलिनोपीनिया जो है वो बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन को क्रिएट कर देता है, और हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में ACTH, GH, एपिनेफ्रिन एंड ग्लूकागोन सिक्रीट होते हैं, और वो फिर से हाइपरग्लाइसीमिया कर देते हैं। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, एसिडोसिस है, एसिडोसिड नहीं। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, इसका नाम ऐसे क्यों है? डायबिटिक मीन्स हाइपरग्लाइसीमिया है, ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा है। कीटोसिस मीन्स कि लाइपोलाइसिस की वजह से जो कीटोन बॉडी फॉर्म हो गई है, और एसिडोसिस मीन्स बॉडी में जो पीएच है वो एसिडिक हो गया है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। It is due to accumulation of keto acid, urinary loss of fluid and electrolytes. जब यूरिन से फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का सिक्रीशन ज़्यादा होता है तो भी बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है। नाउ सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़, पॉलीयूरिया मीन्स frequency of urination is increased. Polydipsia means increased thirst. Polyphagia means increased hunger. Uncontrolled weight loss with shorter history less than 1 month. अगर 1 month से कम के पीरियड्स में बहुत ज़्यादा वेट लॉस हुआ है तो डायबिटीज़ मेलाइटस सस्पेक्ट कर सकते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक इमरजेंसी कंडीशन है न्यूली डायग्नोज केस में, जो उनको वायरल इन्फेक्शन ट्रिगर करता है। इसके सिम्टम्स क्या है? रिकरेंट वॉमिटिंग, बार बार वॉमिटिंग होना, पॉलीयूरिया, एब्डोमिनल पेन, रैपिडली प्रोग्रेसिव डिहाइड्रेशन एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में कुसुमोल ब्रीदिंग क्या है? डीप लेवर्ड ब्रीदिंग है ड्यू टू एसिडोसिस। CO2 को एक्सपेल आउट करने के लिए ये डीप ब्रीदिंग है।
और फ्रूटी ब्रीदी ऑर्डर, ऑल्टर सेंसेरियम एंड कोमा, ये इसके सिम्टम है। इसमें अगर हम बायोकेमिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, ग्लाइकोसूरिया, कीटोन्यूरिया, हाइपरग्लाइसीमिया, कीटोनीमिया एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नाउ नॉन कीटोनिक हाइपर ऑस्मोलर कोमा, ये कॉमन है चिल्ड्रन में। जब सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है मोर देन 600 mg/dl, इसमें सारे फीचर्स डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के जैसे हैं एक्सेप्ट कीटोसिस, इसमें कीटोसिस नहीं होता। इसमें सीजर्स एंड हेमीपैरेसिस आर कॉमन। डायग्नोसिस, डायबिटीज़ का डायग्नोसिस कैसे करेंगे, सिम्टम्स जो पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, वेट लॉस प्लस रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन 200 mg/dl और फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन 126 mg/dl। दूसरा HbA1c, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन क्या है, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन मीन्स जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन जो आरबीसी में है उसके साथ अटैच हो जाता है। लॉन्गर द हाइपरग्लाइसीमिया मोर ग्लूकोज बाइंड्स टू द HB in RBC and higher glycated hemoglobin. Once HB molecule is glycated it remains that way, means जैसे जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता जाता है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का परसेंटेज बढ़ता जाएगा और इसकी नॉर्मल वैल्यू है लेस देन 7.5%। इसके अलावा कीटोन टेस्टिंग यूरिन स्ट्रिप में और ब्लड में, यूरिन में ग्लाइकोसूरिया मीन्स ग्लूकोज इन यूरिन एंड कीटोन्यूरिया, कीटोन बॉडीज इन यूरिन इफ डीके, diabetes ketoacidosis is suspected. Now management, emergency management, transition phase and long term management. सबसे पहले emergency management. emergency management में हम क्या करेंगे, correction of dehydration and dyselectrolemia and acidosis and to initiate insulin therapy, ये इसके एम्स हैं। डिहाइड्रेशन को करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट IV फ्लूइड्स देंगे। सबसे पहले तो बायोकेमिकल इवेल्यूशन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स ब्लड में ब्लड शुगर कितना है इसको इवेलुएट करेंगे। उसके बाद डिहाइड्रेशन करेक्शन, डिहाइड्रेशन की करेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, IV फ्लूइड देंगे जैसे RL है, रिंगर लैक्टेट है, नॉर्मोसेलाइन है, अलॉन्ग विथ पोटाशियम सप्लीमेंटेशन। पोटाशियम सप्लीमेंटेशन क्यों, क्योंकि पोटाशियम मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कम करता है, इसलिए पोटाशियम सप्लीमेंटेशन जो है IV फ्लूइड के साथ दिया जाता है। 1 ml पर 100 ml ऑफ द फ्लूइड दिया जाता है, मीन्स 500 ml का जो NS है, NS की जो एक बॉटल है उसमें 5 ml पोटाशियम जो है पोटाशियम क्लोराइड इंजेक्शन केसोल आता है उसको मिलाया जाता है। नेक्स्ट इज इंसुलिन थेरेपी। इंसुलिन थेरेपी की जो डोज है वो है 0.1 यूनिट पर kg/h, पर इसकी डोज जो है हाफ की जाती है जब ब्लड ग्लूकोज लेवल लेस देन 300 mg/dl से कम हो जाता है। और एज सुन एज पॉसिबल ओरल फीड स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि पेशेंट ट्रांजिशन फेज के लिए हम उसको तैयार कर सकें। मैनेजमेंट का जो सेकंड फेज़ है वो है ट्रांजिशन फेज़। ये था एक्यूट फेज़। एक्यूट फेज़ में हम डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस की ट्रीटमेंट करते हैं। पहला तो हमने हाइपोग्लाइसीमिया को इवेलुएट किया कि कितना कि हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं है, हो गया है, उसके ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है। दूसरा IV फ्लूइड और हमने इलेक्ट्रोलाइट्स दिए टू करेक्ट द डिहाइड्रेशन। तीसरा इंसुलिन स्टार्ट किया। फोर्थ हमने उसको ओरल फीड स्टार्ट किया। नेक्स्ट इज ट्रांजिशन फेज़। ट्रांजिशन फेज़ कब स्टार्ट होता है, आफ्टर करेक्शन ऑफ एसिडोसिस एंड हाइपोकैलेमिया।
एंड रिटर्न ऑफ ब्लड शुगर ले, यहाँ भी एसिडोसिस है, begins after correction of acidosis and hypokalemia, return of blood glucose level less than 300 mg per dl, and establishment of adequate oral intake and in management of children without diabetes ketoacidosis also start with this phase। मतलब जिस बच्चे को डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस नहीं है उसकी मैनेजमेंट डायरेक्ट ट्रांजिशन फेज से हम स्टार्ट करेंगे। ट्रांजिशन फेज में क्या है, आइडेंटिफाई एंड ट्रीट द कॉज ऑफ डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस। फर्स्ट जो था इमरजेंसी मैनेजमेंट, उसमें हमने डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस की मैनेजमेंट की थी सिर्फ, इसमें हम उसका रीज़न फाइंड आउट करेंगे। एडजस्ट डोज ऑफ रेगुलर इंसुलिन एज पर ओरल इनटेक। अब हमने इसमें एक इंसुलिन की एक डोज को भी एडजस्ट करना है। नेक्स्ट पेशेंट को एजुकेट करना है, सेल्फ मॉनिटरिंग, मतलब उसका ब्लड और यूरिन ग्लूकोज उसको डेली मॉनिटर करना है। उसको एजुकेट करना है सेल्फ इंसुलिन इंजेक्शन के लिए किस टेक्निक से देना है, कितना डोसेज देना है, और अगर सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, अगर बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाए तो पेशेंट को कौन से सिम्टम आएंगे, ये हमें उसको एजुकेट करना है। ट्रांजिशन फेज़ में हम इंसुलिन को सबक्यूटेनियस इंजेक्शन से देंगे। इमरजेंसी मैनेजमेंट में हमने आईवी दिया था, लेकिन यहाँ पे हम सबक्यूटेनियस देंगे और इसकी डोज रहेगी 0.1 to 0.2 यूनिट पर केजी 6 to 8 आवर्ली इमीडिएटली बिफोर मील अलॉन्ग विथ साइमल्टेनियस प्री मील एंड 2 आवर पोस्ट मील ग्लूकोज मॉनिटरिंग। मतलब हम ऐसी सबक्यूटेनियस रूट से इंजेक्शन देंगे। डोज 0.1 to 0.2 mg पर केजी यूनिट पर केजी है और इसको मील के इमीडिएट बिफोर देंगे। और हम 2 टाइम ब्लड ग्लूकोज का मॉनिटरिंग करेंगे, प्री मील से पहले और 2 आवर्स आफ्टर मील। ऐसा हम 2-3 दिन तक करेंगे। और डोज जो है कितना इंसुलिन जो है वो मिनिमम जो हमें डिज़ायर्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल है 80 to 120 वो मेंटेन कर पाता है, इस बेसिस पे हम डोज को एडजस्ट करेंगे। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट एम क्या है, टू प्रोवाइड नियर नॉर्मल कंट्रोल ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया बट एट द सेम टाइम टू अवॉइड, यह है टू प्रोवाइड नियर नॉर्मल कंट्रोल ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया बट एट द सेम टाइम टू अवॉइड हाइपोग्लाइसीमिया। हमने हाइपरग्लाइसीमिया को नियर नॉर्मल कंट्रोल करना है, लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया भी नहीं होना चाहिए। जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस है, इसमें पेशेंट को लाइफ लॉन्ग पैरेंटरल थेरेपी हमें चलानी पड़ती है, इंजेक्शन चलाने पड़ते हैं, क्योंकि इस केस में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स जो इफ़ेक्टिव नहीं होते। लॉन्ग टर्म इंसुलिन थेरेपी दी कैसे जाती है, ये एक स्पेशल सिरिंज जो प्री फिल्ड सिरिंजेस होते हैं या फिर सबक्यूटेनियस पंप से दी जाती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इंसुलिन जो है वो 4 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड में स्टोर करते, उसको कभी भी फ्रीज़ नहीं करते। इंसुलिन अलग अलग टाइप की है। फर्स्ट है रैपिड एक्टिंग, जिसका एक्शन 5 to 10 मिनट्स में स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसका जो ड्यूरेशन ऑफ वर्क है वो 3 to 4 आवर्स तक ही होगा। उसके बाद है शॉर्ट एक्टिंग, जो जिसे रेगुलर इंसुलिन भी कहा जाता है, वो 30 to 60 मिनट में उस वर्क करना शुरू करेगा, लेकिन 5 to 8 आवर्स तक ही उसका इफ़ेक्ट रहेगा। इंटरमीडिएट एक्टिंग ये 1 to 2 आवर्स में वर्क करना स्टार्ट करेगा, लेकिन 18 to 24 आवर्स तक इसका इफ़ेक्ट रहेगा। लॉन्ग एक्टिंग जो है 1 to 2 आवर्स में ऑनसेट होगा एक्शन का, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ वर्क जो इसका है 20 to 24 आवर्स ही रहेगा। डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस में और स्ट्रेस में रैपिड एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग जो इंसुलिन है क्विक एक्शन के लिए दिया जाता है। अगर इन कंट्रोल्ड केसेस, जो कंट्रोल्ड केसेस हैं उनमें मीडियम और लॉन्ग एक्टिंग जो इंसुलिन दिया जाता है। चिल्ड्रन में, बच्चों में डेली 2 डोजेज दी जाती हैं। जो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट है चिल्ड्रन में इंसुलिन की, उसमें इंसुलिन की जो डोज है वो
2/3 डोज ऑफ ट्रांजिशन फेज ऑफ इंसुलिन है। जो डेली के लिए बच्चे की डोज कैलकुलेट की जाती है उसका 2/3 मॉर्निंग में दिया जाता है और 1/3 इवनिंग में दिया जाता है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 60 यूनिट है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं, 60 यूनिट्स है तो 40 मॉर्निंग में और 20 इवनिंग में दी जाएगी। हर डोज जो है वो मिक्सचर है इंटरमीडिएट एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का इन द रेशो 2:1। डाइट, डायबिटिक जो बेबी है उसको डाइट कैसे लेनी है। कार्बोहाइड्रेट उसमें 55% होने चाहिए, फैट 30% और प्रोटीन ओनली 15%, और कैलोरी इनटेक शुड बी इक्वल टू अ नॉर्मल चाइल्ड। रिफाइंड शुगर और कार्बोनेटेड बेवरेजेस को यूज़ नहीं करने हैं। हाई फाइबर डाइट लेनी है। लार्ज अगर मील लेगा तो सडन ग्लूकोज फ्लक्चुएशन होती है, इसलिए उसको शॉर्ट मील्स लें, डिवाइडेड मील्स लेने हैं। जैसे जो टोटल कैलोरीज है उसका 20% ब्रेकफास्ट में लेना है, 20% लंच में, 30% डिनर में, तो 70% हो गया। फिर मिड मॉर्निंग, मिड आफ्टरनून, मिड इवनिंग मील्स में, स्नैक्स में 10%। एक्सरसाइज, नो एक्सरसाइज रिस्ट्रिक्शन मीन्स कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, पर एक्सरसाइज करते करते कई बार डायबिटिक पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, इसलिए उन्हें स्ट्रेनस एक्सरसाइज के टाइम पे शुगर कैंडी उनके पास होनी चाहिए। जब हम कोई प्लान्ड एक्सरसाइज करवाते हैं डायबिटिक पेशेंट से तो उसका इंसुलिन जो 10% तक कम कर सकते हैं। मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग जो है वो एसेंशियल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस है। इसके 3 कंपोनेंट्स है। सेल्फ मॉनिटरिंग, इसमें पेशेंट जो है रेगुलर जो है ट्वाइस ए डे अपने यूरिन का शुगर टेस्ट करेगा, प्री ब्रेकफास्ट और प्री डिनर। पीरियोडिक ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग जो है वो हॉस्पिटल में करेगा। थर्ड है लॉन्ग टर्म ग्लाइसेमिक कंट्रोल, HbA1c जो है वो लॉन्ग टाइम, एक लॉन्गर ड्यूरेशन 2 to 3 मंथ्स में, जो पिछले 2 to 3 मंथ्स है उसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना रहा वो ये इंडिकेट करता है। तो एवरी 3 to 4 मंथ्स हमको HbA1c करवाना चाहिए। नॉर्मल वैल्यू इसकी <7% है। अगर <5 ईयर के बच्चों में ये <9% है और ओल्डर चिल्ड्रन में <8% है तो अनसेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस है। अब एक हमने पढ़ा था मैनेजमेंट में हनीमून पीरियड। आफ्टर इनिशियल डायग्नोसिस एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस 75% children show progressive reduction in their insulin requirement during next few weeks or months before rising again. Means एक बार डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस जिस पेशेंट को हो गया है उसका जब हम स्टेबलाइजेशन करने के बाद जो पेशेंट की इंसुलिन की डोज स्टार्ट करते हैं वो तो ग्रेजुअली कम होने लगता है, लेकिन बाद में फिर से राइज करता है। जो टेम्परेरी फेज जिस दौरान जो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम हुई है उसको हनीमून पीरियड कहते हैं। बिकॉज इसमें क्या है, जो बचे हुए बीटा सेल है जिनका डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, वो जो इंसुलिन सिक्रेट कर रहे हैं उसकी वजह से जो एक्सोजीनियस इंसुलिन हम दे रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, पर ये शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए। उसकी जब बीटा सेल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या मैक्सिमम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो रिक्वायरमेंट फिर से बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज साइकोसोशल सपोर्ट टू चाइल्ड एंड फैमिली टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ डायबिटीज़ पेशेंट। कॉम्प्लिकेशन, डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन क्या है? शॉर्ट स्टेचर एंड डिलेड प्यूबर्टी। आफ्टर 15 to 20 years ऑफ डायग्नोसिस रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, ये सब माइक्रोवेस्कुलर चेंजेस की वजह से होते हैं। ग्लूकोज जो है वो माइक्रोवेस्कुलर चेंजेस करता है जिस वजह से रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी और न्यूरोपैथी हो जाती है। इसलिए किसी भी डायबिटिक पेशेंट में रेगुलर आई चेकअप कंपल्सरी है टू अवॉइड द ब्लाइंडनेस ड्यू टू रेटिनोपैथी। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, जो प्रमेय है
उसमें जो प्रमेही है, प्रमेह का जो रोगी है वो स्थूल और कृश 2 टाइप का है। जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस है उस पेशेंट को हम कृश प्रमेही, जात प्रमेही और सहज प्रमेही भी कह सकते हैं। जो सहज प्रमेह है वो असाध्य है बीज दोष के कारण। इसके लक्षण क्या हैं? रुक्ष, अल्पाशी, पिपासु, परिश्रमणशील, मतलब एक्सेसिव रोमिंग, पेशेंट चलता फिरता बहुत है। चिकित्सा सूत्र: दोष एवं बल की अधिकता होने पर कृश का संशोधन करके बृहण करें। और उसमें क्या क्या योग दे सकते हैं? च्यवनप्राश, शिलाजतु रसायन, आम्लकी रसायन और रसौषधि भी दे सकते हैं हम। शिलाजतु भस्म, त्रिभंग भस्म, अवरक भस्म, लक्ष्मी विलास रस। और हमें प्रॉपर दिनचर्या फॉलो करना है। और पथ्य में अपथ्य क्या है? सूरा, सौवीरक, शुक्त, मैरेय, मेदक, ये सब जो बिवरेजेस हैं ये सारे कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं। थैंक यू।